गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपकी हिंदी में थर्ड चैप्टर की बुक रीडिंग करेंगे जिसका नाम है दानव का बगीचा। दानव का अर्थ क्या होता है? राक्षस, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर दानव का अर्थ किससे दिया गया है? जो मनुष्य के अंदर दानव होता है, यानी कि मनुष्य के अंदर का जो बिहेवियर होता है दानव वाला, यानी कि गुस्सा करने वाला, जो अंदर का असुर होता है, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर मनुष्य के मन की बात बोली है। दानव का बगीचा यानी कि मनुष्य कैसा बिहेव करता है दानव की तरह। जो इसमें मनुष्य, जिस मनुष्य की कहानी है वो किसकी तरह बिहेव करता है? दानव की तरह, यानी कि असुर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये एक कहानी है। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 14, और एक पेंसिल लेंगे क्योंकि जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके नीचे मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगी। आप उनको 3 टाइम्स अपनी राइटिंग कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ के उद्देश्य, यानी कि इसमें जो लेखक है आपको क्या बताना चाहता है, इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता है। तो देखिए, मनुष्य के दानवीय रूप के उन्मूलन की प्रेरणा देना, यानी मनुष्य के अंदर जो उसका दानवीय रूप होता है उसके बारे में बताना। प्रेम तथा अपनेपन की भावना का विकास करना, यानी कि प्रेम और अपनापन किस तरीके से हम इस अपने मन में ये भावना उत्पन्न कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देना, यानी कि सभी लोगों को हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रकृति को बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। दोपहर यानी धूप जब छुट्टी होती थी तो बच्चे पाठशाला यानी स्कूल से लौटते समय सारे बच्चे किसके बगीचे में खेलने जाते थे? दानव। उसको दानव क्यों कहा गया? क्योंकि उसका नेचर था असुर के जैसे। ठीक है, आप दानव के नीचे, पाठशाला के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उनके बगीचे में खेलने जाते थे। दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। तो जो वो मनुष्य था उसका बगीचा कैसा था? बहुत ही बड़ा था और सुंदर था। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था, यानी कि क्या थी वहाँ पर? बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट घास निकली हुई थी, है ना। नीचे जो गलीचा क्या होता है? जैसे कोई मखमली चादर होती है ना, उस तरीके से क्या था वहाँ पर? पूरे बाग में घास थी। गलीचा के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। उसमें असंख्य रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। असंख्य यानी कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, इस तरीके के रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे जिनमें गर्मियों में गुलाबी और सफ़ेद फूल खिलते थे। गर्मियों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उस बगीचे में क्या थे? बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे जिसमें गर्मियों में क्या कहते थे? फूल खिलते थे। कुछ ही दिनों में आड़ू के पेड़ फलों से लद जाते थे। इन फलों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते थे। तो इस बाग की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा कि वो बाग इतना सुंदर था कि वहाँ पर क्या था? सारे में तो घास का गलीचा बिछा हुआ था, यानी कि पूरे बाग में घास थी। आड़ू के पेड़ थे जो कि गर्मियों में बहुत सुंदर लगते थे जब उन पे फूल आते थे। पक्षी पेड़ों पर गाते थे जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि बच्चे भी क्या करते थे? खेलना भूल जाते थे और उन पंछियों की आवाज़ में खो जाते थे। एक बार दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था, यानी कि वो जो मनुष्य था जिसका वो बाग था वो कहाँ गया हुआ था? अपने मित्र के घर गया हुआ था। वहाँ वह कुछ दिनों तक रुका, फिर अपने घर लौटा। जैसे ही उसने बगीचे में प्रवेश किया, यानी कि वो बगीचे में आया, प्रवेश के नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? चिल्लाया के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो जब वो मनुष्य अपने दोस्त के घर से आया तो उसने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बाग में खेल रहे हैं। तो जैसे उसने उन बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखा तो वह उन पर चिल्लाया कि तुम यहाँ पर क्यों खेल रहे हो? बच्चे उसकी क्रोध भरी आवाज़ सुनकर डर गए तथा तुरंत भाग खड़े हुए। यह बगीचा मेरा है, इसमें मेरे सिवा कोई नहीं घुस सकता। तो वो जो दानव था, यानी कि वो जो मनुष्य था जिसका नेचर था दानव वाला, तो वह क्या करा? उन बच्चों पर चिल्लाया कि तुम यहाँ पर क्यों खेल रहे हो? यह बगीचा किसका है? सिर्फ मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तुम यहाँ पर नहीं खेल सकते। तो सारे बच्चे क्या हुए? वहाँ से भाग गए। इसमें लगे सभी फल मैं ही खाऊंगा, दानव ने चिल्लाते हुए कहा। उसने बगीचे के चारों ओर ऊंची चार दीवारी के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे,
बनवा दी तथा गेट पर तख्ती के नीचे अंडरलाइन करेंगे लटका दी। वो दानव उन बच्चों से बोला कि यहाँ से जाओ, इसमें जो भी फल लगेंगे वो सारे अकेले मैं ही खाऊंगा। उसने क्या करा, बाग के चारों ओर 4 दीवारी यानी कि बाउंड्री करा दी ऊंची ऊंची, जिससे कोई अंदर ना आ सके, और एक गेट पर तख्ती लगा दी यानी कि एक बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था अंदर आना मना है। उस बोर्ड पर क्या लिखा था, इस बाग में कोई एंटर नहीं कर सकता। इस तरह मासूम बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया। अब वे इधर उधर गलियों में खेलते। कहाँ इस तरह कहाँ बगीचे की नरम नरम घास का गलीचा और हरे भरे वृक्षों की शीतल छाया, और कहाँ धूल भरी गलियां और सड़कें। वे अक्सर सोचते कि बगीचे में खेलने में कितना आनंद आता था। तो आप यहाँ पर शीतल के नीचे अंडरलाइन करेंगे, धूल भरी गलियों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो वो बच्चे क्या करने लगे, अब बाग में नहीं जा सकते थे क्योंकि बाग वाले ने मना कर दिया, तो अब वो सिर्फ गलियों में खेलने लगे। लेकिन उन बच्चों को क्या होता था, बाग की याद आती थी कि कहाँ तो हम नरम नरम घास पर खेलते थे और कहाँ अब हम गलियों में खेलते हैं जहाँ सिर्फ धूल रहती है। बाग में हमें शीतल छाया मिलती थी, ठंडी हवा मिलती थी, और अब यहाँ गलियों में क्या मिलती है, सिर्फ धूल मिलती है। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। वृक्षों पर नई कपोले फूटने लगी। बसंत ऋतु के नीचे अंडरलाइन करेंगे, कपोले के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो बसंत ऋतु आई और वृक्षों पर नई कपोले फूटने लगी यानी कि नई पत्ते निकलने लगे। पक्षी चहचहाने लगे। चारों तरफ रंग बिरंगे मनोहर फूल खिलने लगे। मनोहर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो पक्षी क्या करने लगे, बोलने लगे, और चारों तरफ रंग बिरंगे मनोहर यानी मन को अच्छे लगने वाले रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। सुगंधित वायु चलने लगी। जब वो पुष्प खिले तो उसको टच होकर हवा भी कैसे लगने लगी, खुशबूदार चलने लगी। सुगंधित के नीचे अंडरलाइन करेंगे। किंतु उस स्वार्थी दानव के बगीचे में सन्नाटा छाया था। लेकिन क्या हुआ, वो जो दानव था स्वार्थी यानी कि सिर्फ अपने लिए कार्य करने वाला, स्वार्थी के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। उस आदमी के बाग में सन्नाटा यानी कि खामोशी छाई हुई थी। उसके सभी वृक्ष ठुट की भांति खड़े थे। ठुट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके सारे वृक्ष क्या थे, सिर्फ खाली खड़े हुए थे, उन पे कुछ भी नहीं आया था। न तो उनमें नई कपोले फूटी तथा न ही फूल खिले, ना तो उन पर नए पत्ते आए और ना ही फूल आए। नरम नरम हरी घास का आरामदायक गलीचा भी सूखकर पीत रंग धारण कर चुका था। आरामदेह, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। जो नरम नरम घास थी हरी हरी, वो भी क्या हो गई, सूख गई और सूख के पीली हो गई। कोई पक्षी उस बगीचे में नहीं चहचहाता था। ठंडी और शुष्क हवाएं चलती थी। दानव मन ही मन सोचता रहा, कब यह शीत ऋतु जाएगी और कब सुहावना बसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में बसंत को न आना था और ना ही आया। जो मनुष्य था वो सोचता था कि कब ये ऋतु सर्दी की ऋतु जाएगी और बसंत की ऋतु आएगी। लेकिन उसके बगीचे में क्या हुआ, ना तो हरियाली आई, ना ही फूल खिले, ना ही पक्षी चहचहाए और ना ही पेड़ों पर फल आए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। शुष्क के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, पहले शीत ऋतु के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपका यहाँ तक रीडिंग किया है। इसकी जो आगे का चैप्टर रह गया है वो हम कल रीडिंग करेंगे। आज आपको क्या करना है, जितने भी शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे शब्द आपको अपनी राइटिंग कॉपी में 3 टाइम्स लिखने हैं और इसकी बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, आगे जो बचा है चैप्टर उसकी हम कल रीडिंग करेंगे। तो आप इसको साफ साफ राइटिंग में अच्छे से इन शब्दों को 3 बार लिखिए, जिससे कि आपकी जब क्वेश्चंस आप लिखते हैं तो आपकी मिस्टेक नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू।